आज की डेट है 21 अक्टूबर 2023। आज हमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना है। 2 एडिटोरियल है और 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल है अस्थिरता से घिरे विश्व में स्थिर भारत। यह एडिटोरियल दैनिक जागरण से लिया गया है। चलिए हम एडिटोरियल के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दुनिया आज रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी परिस्थितियों से उबर भी नहीं पाई थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के एक नए मोर्चे ने विश्व को एक नई अनिश्चितता की ओर ढकेल दिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते जहां खाद्य पदार्थों से लेकर कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने से महंगाई बेलगाम हो गई, तो इजरायल हमास टकराव के चलते यही बात कच्चे तेल के बारे में कही जा सकती है। इतिहास साक्षी है कि पश्चिम एशिया में कोई भी टकराव कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने का ही काम करता आया है। इस बार की स्थिति और विकट है क्योंकि रूस और सऊदी अरब जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने पहले ही अपना उत्पादन घटा दिया है। इसी कारण कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती के कारण तेल की कीमतें फिसलकर $85 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंची, लेकिन इजरायल हमास टकराव के बाद कीमतों ने फिर से करीब $93 प्रति बैरल का रुख कर लिया है। यदि पश्चिम एशिया में यह लड़ाई लंबी खिंची तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। चूँकि भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, तो स्वाभाविक है कि तेल के दाम बढ़ने से भारत का आर्थिक गणित गड़बड़ाएगा। इसके चलते मुद्रास्फीतिक दबाव महंगाई को नए सिरे से बढ़ा सकते हैं। आसन्न चुनाव को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के आसार तो नहीं लगते, लेकिन तेल की ऊंची कीमतें किसी न किसी रूप में असर तो दिखाएंगी ही। तेल की कीमतों का रुख इस दोहरे रुझान से तय होगा कि क्या पश्चिम एशिया का हिंसक टकराव और तेल उत्पादक देशों की कटौती का अधिक असर होगा, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते मांग में कमी तेल की कीमतों को काबू में रखेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पहले से दबाव में है, जिसे पश्चिम एशिया का ताज़ा घटनाक्रम और बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में महंगाई विश्व के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। कई देशों में यह अभी भी असहज स्थिति में बनी हुई है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि के सिलसिले पर विराम नहीं लगाया है। इसके भरे पूरे आसार हैं कि पश्चिमी देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला अभी कायम रहेगा। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका स्वाभाविक असर होगा, क्योंकि विदेशी निवेशक अपनी पूंजी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिहाज से अपेक्षाकृत सुरक्षित पश्चिमी देशों में लगाने को प्राथमिकता देंगे। इसके चलते भारत से होने वाला पूंजी पलायन का असर विदेशी मुद्रा भंडार से लेकर रुपए की सेहत पर भी दिख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती भी एक बड़ी चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व बैंक ने अपने अद्यतन अनुमानों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी आने की आशंका जताई है। इस साल की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अच्छी स्थिति में दिख रहा था, लेकिन दूसरी छमाही में संकेत उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस विश्वव्यापी सुस्ती का असर भारत पर भी दिखने लगा है, क्योंकि देश से होने वाले निर्यात घट रहे हैं। निर्यात के मोर्चे पर भारत के लिए चिंता दो तरफा है। पहली यह कि अमेरिका और यूरोप को होने वाले निर्यात में उतनी ज़्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन खतरा यही है कि पश्चिम के बाज़ारों में आर्थिक सुस्ती का साया मंडरा रहा है। ऐसे में संभव है कि देर सबेर मांग घटने से वहाँ भी निर्यात सिकुड़ने लगेंगे। भारत के दृष्टिकोण से दूसरी चिंता यह है कि अपेक्षाकृत तेजी पर सवार एशियाई बाजार में उसके निर्यात काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। यानी जिस पश्चिमी बाजार में हमारे निर्यात ठीक ठाक स्थिति में है, वहाँ मांग पर ग्रहण लग सकता है, जबकि एशियाई बाजार में संभावनाएं पहले से ही सीमित होती जा रही हैं। एशियाई बाजार में भारतीय निर्यात की ढीली होती पकड़ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2018-19 में देश से होने वाले निर्यात में एशिया प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 34% तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर 26% रह गई है। इसके पीछे यह वजह भी हो सकती है कि भारत आरसेप जैसे किसी व्यापक व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है। उसके जवाब में भारत की रणनीति मुक्त व्यापार समझौते और अन्य उपायों की है, जिनके असर धीरे धीरे सामने आएंगे। इन जटिल परिस्थितियों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। एक समय आसमान पर पहुंची टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों ने महंगाई की आग में घी डालने का काम किया था, लेकिन सब्जियों की कीमतें अब नियंत्रण में आ गई हैं। गैस सिलेंडर के दाम भी घटे हैं, तो ईंधन के मोर्चे पर भी राहत मिली है। हालांकि अनाज और दलहन जैसी
वस्तुओं की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं। इन्हीं अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों के चलते रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में फिलहाल कटौती के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इसका अर्थ है कि मौद्रिक नीति में अभी यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं कर संग्रह से लेकर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी उत्साहित करने वाले हैं। घरेलू मांग, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मांग में तेजी का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। सेवा क्षेत्र में विमानन से लेकर आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। तो वाहन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र भी इससे व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है, जिससे स्टील और सीमेंट जैसे तमाम सेक्टर बहुत फायदे की स्थिति में हैं। इसके चलते निर्माण गतिविधियों में आई तेजी से कर्मियों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्वरोजगार विस्तार के रुझान भी आशाजनक है। अपनी आधारभूत मजबूत स्थिति के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था 6% से अधिक वृद्धि दर्ज करने की स्थिति में है और वर्तमान वैश्विक उथल पुथल और अनिश्चितता में यह वृद्धि दर किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। इसके बावजूद आने वाले दिनों में इस घरेलू मजबूती की वैश्विक उतार चढ़ाव की समझ परीक्षा होना तय है। चलिए हम दूसरा डिस्कशन करते हैं, समलैंगिक विवाह का जटिल सवाल। यह एडिटोरियल डॉक्टर ऋतु सारस्वत द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है। हालांकि पीठ ने इस पर जोर दिया कि समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि 6 सितंबर 2018 को समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे में से बाहर कर दिया गया था। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर कोई आदेश पारित करने के स्थान पर इस बारे में संसद को विचार करने को कहा। आशा की जाती है कि संसद समलैंगिक लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज और परिवार संस्था को ध्यान में रखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ध्यान रहे कि शीर्ष अदालत के फैसले को समलैंगिक संगठन और अपने मानवाधिकार का हनन कह रहे हैं। उनके द्वारा यह स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है कि वे विषम लिंग दंपतियों की ही भांति हैं और उन्हीं की तरह अच्छे स्वाभाविक अभिभावक भी बन सकते हैं। अपने स्तर के पीछे वे कुछ सामाजिक शोधों को आधार बनाते हैं, परंतु कई समाजशास्त्री तथा मनोविज्ञानी यह कहते रहे हैं कि ऐसे शोध अधिकांश अधिवक्ताओं द्वारा ही किए गए हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक शोध की प्रविधियों से अमूमन परिचित नहीं होते। इसलिए यह शोध त्रुटियों से ग्रस्त है। इस संबंध में सबसे गहन समीक्षा समाजशास्त्र के प्रोफेसर स्टीवन नाट द्वारा की गई। उन्होंने कनाडा के अटॉर्नी जनरल के विशेषज्ञ गवाह के रूप में कई सौ ऐसे अध्ययनों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था जो समलैंगिक की उभयलिंगी संबंधों के समतुल्य मानते हैं। स्टीवन ने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा समीक्षा किए गए सभी शोधों में निष्पादन की कम से कम एक गंभीर कमी थी। उनमें से एक भी अध्ययन वैज्ञानिक अनुसंधानों के सामान्य स्वीकृत मानकों के अनुसार आयोजित नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये तमाम अध्ययन उस तरह का सामाजिक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते जिनके आधार पर संपूर्ण वैवाहिक एवं पारिवारिक संस्था में बदलाव किया जाए। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर चिंतन करना आवश्यक है कि सभ्यता की परिपक्वता के बाद से ही विवाह और प्रजनन एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिस पर समान लिंग विवाह सीधे तौर पर आघात करेगा। वास्तव में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह का प्रारंभिक उद्देश्य जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को माता पिता दोनों का ही सानिध्य और सुरक्षा प्राप्त होना है। समाज का एक वर्ग विवाह को भावनात्मक जुड़ाव के रूप में देखता है। किसी भी देश विशेष की जनसंख्या में कमी उस पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालती है। समान लिंग विवाह केवल विवाह से लंबे समय से जुड़े प्रजनन मानदंड को ही कमजोर नहीं करेगा, बल्कि यह भी स्थापित करेगा कि प्रजनन और विवाह के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। यह कोई संयोग नहीं कि जिन देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है वहाँ प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। समलैंगिक जोड़े दावा करते रहे हैं कि समलैंगिकता प्राकृतिक जैविक है, परंतु इस दावे से इतर समलैंगिक संबंधों पर बहुचर्चित पुस्तक होमोसेक्सुअलिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ के लेखक डॉक्टर जेफरी सतनोवर कहते हैं कि उन्होंने उन अनेक दावों की जांच की जो यह कहते हैं कि समलैंगिकता प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। सतनोवर ने पाया कि इनमें से कई अध्ययन त्रुटिपूर्ण हैं। समलैंगिक संबंधों पर अपने 2 दशकों से भी अधिक के शोध के पश्चात वह कहते हैं कि समलैंगिकता अस्थायी या जैविक प्रकृति नहीं है, अब तो यह आप परिवर्तनशील है। वह बताते हैं कि कैसे मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पसंद और आदत सभी आपस में जुड़कर एवं व्यवहार के अंतर्निहित स्वरूपों का निर्माण करते हैं। समलैंगिक संबंधों पर सतनोवेर का अध्ययन आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, आदतों की समझ, लत और दबाव की अवधारणा पर केंद्रित है।
सतनोवर की पुस्तक इस पर विचार करने की विवश करती है कि कैसे निरंतर यह धारणा स्थापित करने की चेष्टा की गई है कि समलैंगिक संबंध उभयलिंग संबंधों की भांति हैं। समलैंगिक कार्यकर्ताओं ने पिछली सदी के 7वें दशक में अमेरिकियों को यह समझाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया कि समलैंगिकता सामान्य है। यह अभियान जल्द ही विश्व स्तर भर में फैल गया। किक तथा मॉड सेन की पुस्तक आफ्टर द बॉल के आधार पर समलैंगिक संगठन सामान्य जन को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करने लगे कि समलैंगिकता सामान्य जन्मजात तथा अपरिवर्तनीय है। समान लिंग विवाह की पैरवी करने वाले सामाजिक परिवर्तन के अवांछित वेग में तर्कहीनता के आधार पर सिर्फ इसलिए बह रहे हैं क्योंकि उनके लिए समाज के परंपरागत स्वरूप गौड़ है। वह इस सत्य को विचारने के लिए तैयार नहीं कि समान लिंग यौन संबंध स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होते हैं। डॉक्टर सत्यनोवेर बताते हैं कि समलैंगिक अपने जीवन काल के 25 से 30 वर्ष खो देते हैं, जिनका कारण गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, HIV एड्स, अन्य यौन संचारित संक्रमण और आंत्र संक्रमण आदि हैं। समान लिंग विवाह को मान्यता देने का एक खतरा यह है कि उभयलिंगी दंपतियों को यह संदेश जाएगा कि समाज प्रतिविहीन या मातृविहीन परिवार की रचना के लिए तैयार है। समलैंगिक विवाह को सामान्य सिद्ध करने में एक ऐसा दबाव समूह कार्य कर रहा है जो समझता है कि समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों का कोई औचित्य नहीं है, ठीक जैसे कई कट्टर नारीवादी मानते हैं कि पुरुषों की समाप्ति के पश्चात ही स्त्री सशक्त होगी। अब हम तीसरे न्यूज़ पे आते हैं। हमारा तीसरा न्यूज़ है कि कच्छ का धोरडो बना श्रेष्ठ पर्यटन गांव। कच्छ की हस्तकला से तैयार चनिया चोली पहनकर युवतियां नवरात्र पर्व पर गरबा का उत्सव मना रही हैं। उसी कला संस्कृति के बूते कच्छ के धोरडो गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव से जुड़े अपने फोटो इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर बधाई देने के साथ कला और संस्कृति के प्रति इस गांव के लोगों के समर्पण की तारीफ भी की है। गुजरात की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक व आर्थिक लोक व्यवहार की परंपरा की छटा बिखेरने वाले कच्छ व भुज जिले के धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन दुनिया के 54 श्रेष्ठ पर्यटन गांवों के साथ चुना गया है। कच्छ रणोत्सव के जरिए धोरडो की सभ्यता, संस्कृति, लोक जीवन और आर्थिक उपार्जन की उनकी जीवनशैली दुनिया के सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2006 से कच्छ रणोत्सव की शुरुआत की थी। देश और दुनिया के सामने कच्छ के सफ़ेद रण में धोरडो की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थल को दुनिया के समक्ष लाना मोदी का विजन था। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 16 से 20 अक्टूबर तक हुई UNWTO की आम सभा को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए 260 आवेदन मिले। इनमें से 54 गांवों को इसके लिए चुना गया। यह खिताब पाने वाला धोरडो भारत का एकमात्र गांव है। UNWTO ने वर्ष 2021 से पर्यटन गाँव के चयन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के धोरडो को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बताते हुए अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि यहाँ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। यह भारत के पर्यटन की क्षमता के साथ कच्छ के लोगों को समर्पण भाव व जीवटता को दर्शाता है। धोरडो सतत चमकता रहे। मोदी ने वर्ष 2006 से 2015 के बीच के गाँव से जुड़े अपने फोटो भी साझा किए। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात के कच्छ के गाँव धोरडो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना जाना बहुत ही गौरव और हर्ष की बात है। इससे सतत विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए हम चौथी न्यूज़ के पास चलते हैं। चौथी न्यूज़ है मिशन गगनयान की पहली उड़ान आज। क्रू मॉडल का परीक्षण। मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है उद्देश्य। क्रू को सुरक्षित उतारेगा ADRI का सिस्टम। चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शनिवार को टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन 1 TBD-1 के जरिए पहले क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करेगा। एकल चरण तरल रॉकेट को लॉन्च करने के साथ ही इसरो अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की यात्रा को रफ्तार देगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाकर भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगा। TBD-1 की परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित से निर्धारित है। इस परीक्षण उड़ान की सफलता शेष परीक्षणों और मानव रहित मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का लक्ष्य है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष
में पृथ्वी जैसा वातावरण वाला रहने योग्य स्थान है। इसमें एक दबावयुक्त धात्विक आंतरिक संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना शामिल है। इसमें क्रू इंटरफेस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एवियोनिक्स व डिसेलरेशन सिस्टम होते हैं और इसे लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्रवेश के लिए भी डिजाइन किया है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाकर श्रीहरिकोटा के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतारा जाएगा। बाद में बंगाल की खाड़ी से इसे नौसेना द्वारा इन्हें खोजकर निकाला जाएगा। क्रू को सुरक्षित उतारेगा ADRDE का सिस्टम। मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम में लगाए गए हैं 10 पैराशूट। गगनयान मिशन पर जाने वाले क्रू मेंबर को सुरक्षित उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके समाधान को हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDE ने ऐसा रिकवरी सिस्टम विकसित किया है जो अब तक मौजूद सिस्टम से कई गुना अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित है। इस क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम में 10 पैराशूट लगे हैं। यह मॉड्यूल वापसी में क्रू मेंबर को सुरक्षित उतारने में मदद करेगा। इसका धरातल और समुद्र पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। ADRDE ने देश का इकलौता प्रतिष्ठान है जो पैराशूट विकसित करता है। इसमें हैवी ड्रॉप सिस्टम भी शामिल है। 4 वर्ष पूर्व ADRDE की टीम ने गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम विकसित करना शुरू किया। गगनयान में 3 यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। सबसे कठिन कार्य इन सदस्यों को वापस लेकर आने वाले क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग है। ADRDE ने इसी के लिए रिकवरी सिस्टम विकसित किया है। इसमें 4 हिस्से हैं। इसमें कुल 10 पैराशूट लगाए गए हैं। एपेक्स कवर सेपरेशन वाले भाग में 2 पैराशूट लगे हैं। यह एक तरीके से सुरक्षा कवर का काम करते हैं। मॉड्यूल की गति को नियंत्रित करने के लिए 2 अन्य पैराशूट लगाए गए हैं। मॉड्यूल के पृथ्वी की तरफ से तेजी से बढ़ने पर यह ड्रैग पैराशूट खुल जाते हैं। इससे असामान्य गति से बढ़ रहे मॉड्यूल की गति नियंत्रित हो जाती है। इसके बाद पायलट प्रणाली और मुख्य पैराशूट है। इनमें 3-3 पैराशूट लगे हैं। इनके खुलने पर गति पूरी तरह धीमी हो जाती है और सुरक्षित लैंडिंग शुरू हो जाती है। इस सिस्टम का मलपुरा ड्रॉपिंग जोन आगरा सहित कई अन्य जगहों पर स्थलीय परीक्षण हो चुका है। इस तरह आज का समाचार न्यूज़ एडिटोरियल सब समाप्त हुआ। नमस्कार। आज की डेट है 21 अक्टूबर 2023। आज हमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना है। 2 एडिटोरियल है और 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल है अस्थिरता से घिरे विश्व में स्थिर भारत। यह एडिटोरियल दैनिक जागरण से लिया गया है। चलिए हम एडिटोरियल के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दुनिया आज रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी परिस्थितियों से उबर भी नहीं पाई थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के एक नए मोर्चे ने विश्व को एक नई अनिश्चितता की ओर ढकेल दिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते जहां खाद्य पदार्थों से लेकर कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने से महंगाई बेलगाम हो गई, तो इजरायल हमास टकराव के चलते यही बात कच्चे तेल के बारे में कही जा सकती है। इतिहास साक्षी है कि पश्चिम एशिया में कोई भी टकराव कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने का ही काम करता आया है। इस बार की स्थिति और विकट है क्योंकि रूस और सऊदी अरब जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने पहले ही अपना उत्पादन घटा दिया है। इसी कारण कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती के कारण तेल की कीमतें फिसलकर $85 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंची। लेकिन इजरायल हमास टकराव के बाद कीमतों ने फिर से करीब $93 प्रति बैरल का रुख कर लिया है। यदि पश्चिम एशिया में यह लड़ाई लंबी खिंची तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। चूँकि भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है तो स्वाभाविक है कि तेल के दाम बढ़ने से भारत का आर्थिक गणित गड़बड़ाएगा। इसके चलते मुद्रास्फीतिक दबाव महंगाई को नए सिरे से बढ़ा सकते हैं। आसन्न चुनाव को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के आसार तो नहीं लगते, लेकिन तेल की ऊंची कीमतें किसी न किसी रूप में असर तो दिखाएंगी ही। तेल की कीमतों का रुख इस दोहरे रुझान से तय होगा कि क्या पश्चिम एशिया का हिंसक टकराव और तेल उत्पादक देशों की कटौती का अधिक असर होगा या फिर वैश्विक